सेक्शन नंबर 176 बोलता है वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझ के लेते हैं, ठीक है। समझना इस बात को, क्या हुआ कि हमारी कंपनी ने किसी को डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया है, ठीक है, और जिसको हम लोग एज अ डायरेक्टर बोलकर हमारी कंपनी के अंदर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो व्यक्ति का अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है। मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल उसने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी होगी, राइट, या वो डिस्क्वालीफाइड है, इसका मतलब वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट घोषित किया है किसी कोर्ट के थ्रू, या वो अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, राइट, या फिर वो ऐसी किसी कंपनी का डायरेक्टर है जो कंपनी ने 3 साल से कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमने सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है जी। तो और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मानो किसी व्यक्ति का हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है, अपॉइंटमेंट हो चुका है, और अपॉइंटमेंट होने के बाद में उसका ऑफिस टर्मिनेट हो जाता है। मतलब जिसका हमने अपॉइंटमेंट किया था उस व्यक्ति का ऑफिस टर्मिनेट हुआ। क्यों टर्मिनेट हुआ? बाय रीजन ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के किसी कारण के वश, मतलब कोई व्यक्ति अनसाउंड हो गया। तो क्या आपको पता है कि बच्चों सेक्शन नंबर 167 बोलता है वैकेशन ऑफ ऑफिस, बोलो यस और नो। तो सर ओवरऑल ये कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरी कंपनी ने किसी को अपॉइंट किया और जिसको अपॉइंट किया उसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, या वो बंदा डिस्क्वालीफाइड है, इसके वजह से उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, गुड इवनिंग जी, या फिर उसको अपॉइंट किया तब उसका अपॉइंटमेंट तो वैलिड था बट किसी कारणवश उसका ऑफिस हो चुका है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब सर अगर आपको याद होगा किसी को हम लोग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो उसका जो ऑफिस होता है वो कब तक होता है? टिल द डेट ऑफ एजीएम, कमेंसमेंट ऑफ एजीएम। एजीएम के अंदर हमने उसको रेगुलराइज नहीं किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसका ऑफिस टर्मिनेट हो गया? और ये तो रियलिटी वाला केस बच्चों मैंने देखा है। क्या, एक कंपनी थी जिसके 2-3 साल पहले एक बंदे को एडिशनल डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया, ठीक है, इन एजीएम उसका रेगुलराइजेशन नहीं किया और आज भी वो मिनिस्ट्री के डेटा पे क्या दिख रहा है? एडिशनल डायरेक्टर बोलकर दिख रहा है। तो भले ही वो कंपनी के अंदर एडिशनल डायरेक्टर बोलकर दिख रहा है, उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर शो हो रहा है, लेकिन क्या उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है? क्या उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, उसका ऑफिस टर्मिनेट हो चुका है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। सर कैसे? सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया कि एडिशनल डायरेक्टर तभी तक ऑफिस होल्ड कर सकता है कब तक, जब तक क्या नहीं आ जाता बच्चों? एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आ जाती है। वेरी इजी। तो अकॉर्डिंगली उसका ऑफिस तो हो चुका है टर्मिनेट, लेकिन क्या उसको कंपनी ने निकाला या नहीं निकाला? कंपनी ने उसे अभी तक नहीं निकाला है, ठीक है, या फिर एनी अदर रीजन जो आर्टिकल में दिया उसकी वजह से आपका ऑफिस क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है। तो क्वेश्चन ये आ चुका है, क्या आपको ये बात तो समझ में आ गया कि सर ये व्यक्ति आज के डेट में बोर्ड पर नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये बोर्ड के ऊपर है? क्यों? क्योंकि एक तो इसका अपॉइंटमेंट ही गलत तरीके से हुआ है, या फिर इसका अपॉइंटमेंट तो सही हुआ था लेकिन इसका ऑफिस टर्मिनेट होने के बावजूद भी आज ये क्या दिख रहा है बच्चों? कंपनी के बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। तो सर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मानो मैंने किस व्यक्ति को अपॉइंट किया, उसके बाद में ये बात हमने आरओसी को बता दी, DIR-12 फॉर्म फाइल कर दिया, और उसके बाद में वो व्यक्ति, उसका अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड था, बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करता है, सेकंड बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, सेकंड बोर्ड मीटिंग के अंदर सारे डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये जो डिसीजन इस बंदे ने इस बोर्ड मीटिंग में बैठ के लिए, क्या ये वैलिड माने जाएंगे या इनवैलिड माने जाएंगे? आंसर दोनों भी है। कब ये वैलिड है? क्यों? इफ कंपनी हैज नो नॉलेज, कंपनी को नहीं पता है कि व्यक्ति का अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुआ है। जैसे हमने बोला सेक्शन 165 कि आप मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? 20 कंपनी में बन सकते हो। वो भाई साहब जो था ऑलरेडी 22 कंपनियों में डायरेक्टर बना हुआ है, मतलब ऑलरेडी क्या मैं बोल सकता हूँ वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, और फिर भी वो क्या कर रहा है? नए कंपनी में अपॉइंटमेंट दे रहा है। और जो एक डिस्क्वाली ये देना पड़ता है ना, वो बोल रहा है आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड, और वो बता रहा है कि देखो मैं सिर्फ 18 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, राइट। तो ऐसे केस में कंपनी को नहीं नॉलेज है, तो कंपनी अगर अवेयर नहीं है इस फैक्ट के बारे में कि उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, तो जो भी डिसीजन उसने बोर्ड मीटिंग में बैठ के लिए वो सारे वैलिड माने जाएंगे। समझ में आया? सो डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट नॉट इनवैलिडेट द एक्ट डन इन द बोर्ड मीटिंग बाय दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर। लेकिन अगर कंपनी को एक बात पता चल जाए, क्या, वंस द कंपनी हैज अ नोटिस, क्या कि अपॉइंटमेंट जो है वो इनवैलिड है, या फिर इस व्यक्ति का ऑफिस जो था वो क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है, फिर भी हम अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब यहाँ पर उसने जो भी डिसीजन लिए वो इनवैलिड माने जाएंगे? इजी। वी आर डन विद सेक्शन नंबर 176, ठीक है जी। सेक्शन 176 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन नंबर 176 में कुछ भी उटपटांग बातें नहीं की है, बहुत ही सिंपल सिंपल सीधा सीधा सेक्शन है। एक बार हम लोग ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म को फिर से देख लेते हैं। क्या बोलता है ऑडिट कमेटी? एकदम आराम से फोकस करना कि सर ऑडिट कमेटी जो है वो एप्लीकेबल सेम कंडीशन है बच्चों जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की थी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपका टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज़्यादा है, या फिर आपकी एग्रीगेट बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा होगी, किसको एप्लीकेबल नहीं है ऑडिट कमेटी? जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डॉर्मेंट कंपनी, आपको एप्लीकेबल नहीं है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होता है? बोले मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, और जो भी लोग ऑडिट कमेटी में इन्वॉल्व है ये लोग कैपेबल होने चाहिए कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेक्शन 177 सबसेक्शन 3 जो था वो इरिलेवेंट, यूजलेस हो चुका है, जो ट्रांजेक्शनल प्रोविजन के बारे में बात करता था। सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 बोलता है कि ऑडिट कमेटी तो क्या क्या कर सकती है। बच्चों मैंने आपको लॉजिकली बताया था
कि ऑडिट कमिटी जो है वो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन और टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स कर सकती है। उसके बाद में ऑडिट कमिटी जो है वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को चेक कर सकती है, ऑडिट की प्रोसेस इफेक्टिव है कि नहीं उसको चेक कर सकती है, और ऑडिट कमिटी देख सकती है कि रिव्यू कर सकती है ऑडिटर का परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट कमिटी, ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट दी है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करने के पहले उसको एग्जामिन करने का अधिकार किसके पास है, ऑडिट कमेटी के पास है। ये आपके पहले 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा ऑडिट कमेटी के रिलेशन कंपनी के साथ में, कंपनी अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो तो उसको अप्रूव करने का काम या उसको मॉडिफाई करने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। इसके अलावा अगर एक कंपनी किसी और कंपनी से पैसे का लेन देन का संबंध है तो बच्चों इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रूटिनी करना पड़ेगा। कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगी। इसके अलावा अगर सेक्शन 180 में चल जाते तो वहां पर बोला है कि आप लोग यस, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर लिखा है कि कंपनी आप अपनी अंडरटेकिंग को सेल कर सकते हो, लीज कर सकते हो। तो जो अंडरटेकिंग आप सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यूएशन का काम जो है वो कौन कर सकता है, ऑडिट कमेटी खुद कर सकती है, या ऑडिट कमेटी चाहे तो किसी और की हेल्प भी ले सकती है। या फिर इसके अलावा मैं बोलूँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आपकी कंपनी का कितना स्ट्रांग है ये देखने का काम किसका है, ये देखने का काम बच्चों ऑडिट कमेटी का है। अपना इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम इतना कमजोर नहीं होना चाहिए जितना पंजाब नेशनल बैंक का था, जहां पे नीरव मोदी ने बच्चों 11 करोड़ का क्या कर दिया था, लॉस कर दिया था। किसका, लेटर ऑफ क्रेडिट के बहाने पंजाब नेशनल बैंक का। या फिर अगर आपने पब्लिक ऑफर से कुछ पैसा मंगाया था, मतलब पब्लिक इशू लाकर पैसा लिया था लोगों का, तो उसको आप एंड यूज मतलब सही पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सब देखने का काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। सेक्शन 177 सबसेक्शन 4, सेक्शन 177 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि ये तो ड्यूटी थी ऑडिट कमेटी की, पावर क्या है, पावर है आपकी, आप कमेंट मंगा सकते हो, इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हो ऑडिटर से कि बताओ हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, आपका स्कोप ऑफ ऑडिट कितना है, क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रहे वाले हो उसको मुझे दो, मुझे रिव्यू करना है, और अगर उसको कोई इश्यू आता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके तो वो डिस्कस भी कर सकता है किसके साथ में, इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ में। इसके अलावा एडिशनल पावर दी है किसको, सेक्शन 177 सबसेक्शन 6 के अंदर, कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सर क्या इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपकी ड्यूटीज थी ना 177 सबसेक्शन 4, उन सारे मैटर या उसके अलावा कोई भी मैटर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको रेफर किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको एक्सटर्नल एजेंसी की क्या चाहिए है, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला बोल दिया है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के साथ में अवेलेबल है उस कंपनी का आपको एक्सेस मिल जाएगा क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। लास्ट पॉइंट क्या आता है ऑडिट कमेटी से रिलेटेड, कि ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होगी ना उसमें कंपनी के ऑडिटर और कंपनी का केएमपी आके बैठ सकता है, दे हैव राइट टू हियर बट दे कैन नॉट वोट, ठीक है। एंड ऑडिट कमेटी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोजर दोगे आप, कि कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, और कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्या है उनके नाम, और साथ ही साथ में अगर ऑडिट कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन आपको दी थी, ठीक है, अगर आप उसको अप्रूव नहीं करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप उसको अप्रूव नहीं करते हो तो उसको क्यों अप्रूव नहीं किया विद रीजन आपको बताना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है विजिल मैकेनिज्म। सर विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, विजिल मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी देखो क्या बोलता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी, इसके अलावा वो कंपनी जिन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट लिया, मतलब एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर बच्चों 500 करोड़ उससे ज़्यादा है, या फिर जिसने की एग्रीगेट बॉरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बच्चों पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, 15 करोड़ से 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो आपको बनाना पड़ेगा विजिल मैकेनिज्म। सर विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, इट्स अथॉरिटी विद इन द कंपनी, जिसको कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का एम्प्लॉय जाके क्या कर सकता है, फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का काम, विजिल मैकेनिज्म का काम क्या है, विजिल मैकेनिज्म का काम है कि जिस व्यक्ति ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया उसको सेफगार्ड करो, एडुकेट सेफगार्ड, सुना, एडुकेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ अ पर्सन हु यूज द मैकेनिज्म। और अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर वो किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता है तो विजिल मैकेनिज्म का काम है कि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके साथ में कि सर अगर ये बताओ ऑडिट विजिल मैकेनिज्म को कौन देखेगा, तो बोले अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी देखेंगे, अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है तो किसी एक डायरेक्टर को हम नॉमिनेट करेंगे जो ऑडिट कमेटी जैसा, मतलब जो पावर ऑडिट कमेटी के पास है विजिल मैकेनिज्म को देखने की, वो पावर उसके पास आएंगे, ही विल प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट बात आता है कि अगर मुझे रिपोर्ट करना है और ऑडिट कमेटी का व्यक्ति ही उस फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, तो बोले वो जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो रेस्क्यू करेगा हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को साइड में रखेंगे उस मैटर से, और बाकी जो मेंबर है ऑडिट कमेटी के वो उसके ऊपर क्या करेंगे,
करेंगे, उस मैटर से डील करेंगे। अगर आपके पास फालतू में फेक कंप्लेंट बार बार आ रही है किसी के बारे में, तो ऑडिट कमेटी आप सुटेबल एक्शन लेना, और आप चाहे तो रिप्रीमांड कर देना, मतलब सामने वाले को फटकार लगा देना। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 177 विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कमेटी। आर यू गाइस क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी से अगर इन सारी क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो तो आप समझ लो ऑडिट कमेटी हो गया। एप्लीकेबिलिटी आपको आना चाहिए, कंपोजिशन आप लोगों को आना चाहिए, उसके बाद में ऑडिट कमेटी की ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, पावर ऑडिट कमेटी की क्या है, इन्वेस्टिगेशन से लेके पावर क्या है, ऑडिट कमेटी के मीटिंग में के बारे से, और उसके बाद में डिस्क्लोजर, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विजिल मैकेनिज्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये दो काम होते हैं विजिल मैकेनिज्म के, क्या कि एडुकेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन द पर्सन हु यूज बराबर दिस मैकेनिज्म, और उसके बाद में डायरेक्ट एक्सेस टू होम चेयरपर्सन, एंड नेक्स्ट कि इसको ओवरसीज कौन करेगा, और अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है किसी मेंबर का ऑडिट कमेटी के, तो ही विल रिस्क्यू हिमसेल्फ और देन अदर मेंबर विल डील विद द पर्टिकुलर मैटर। व्हाट इफ रिपीटेड आपके पास अनवांटेड क्या आ रही है, कंप्लेंट आ रही है, तो आप रिप्रीमांड कर सकते हो, आप लोग सुटेबल एक्शन ले सकते हो। दिस इज एंड ऑफ सेक्शन नंबर 177, ठीक है। सेक्शन नंबर 178, चलो, सो गाइज वी आर गोइंग टू रिवाइज सेक्शन नंबर 178 विच इज एनआरसी, मतलब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। सर नॉमिनेशन कमेटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आप लोगों को, क्या मैं बोल सकता हूँ, टाटा जो थे हमारे सर रतन नवल टाटा जी, इनको रिप्लेस करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई, एनआरसी कमेटी। सर एनआरसी कमेटी का काम क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आप आइडेंटिफाई पर करोगे कौन व्यक्ति डायरेक्टर बनने के लायकी का है, या कौन व्यक्ति सीनियर मैनेजमेंट के पोजीशन में आने के लायकी का है। सर सीनियर मैनेजमेंट मतलब वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज अ फंक्शनल हेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर ये जो व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि क्वालिफाई कर जाता है डायरेक्टर बनना या सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन में आ जाना, तो आपका काम है कि आप बोर्ड को रिकमेंड करो किसी के अपॉइंटमेंट के बारे में, किसी के रिमूवल के बारे में। इसके अलावा आपका काम है क्या कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो, मैनर बताओ किस तरीके से परफॉर्मेंस इवेल्युएट होने वाला है, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उनकी कमिटीज का और इंडिविजुअल डायरेक्टर का। सर परफॉर्मेंस अप्राइजल कौन करेगा, एक तो बोर्ड खुद करेगा, या नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी करेगी, एनआरसी करेगी, या किसी एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसी का भी हम लोग सहारा ले सकते हैं। सर एडिशनल पावर है किसके पास, काम कर ड्यूटीज है एनआरसी का, क्या आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा पर्सनालिटी क्राइटेरियाज कि कैसे लोगों को आप अपॉइंट करना चाहते हो, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मतलब फीचर्स होने चाहिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपका काम है कि आप रेम्यूनरेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाओ। सर रेम्यूनरेशन किसके, एम्प्लॉय के एमपी के, डायरेक्टर के, कैसे होने चाहिए, तीन बातें याद रख लेना। पहली बात, आपका रेम्यूनरेशन ऐसा होना चाहिए सो दैट जो आपका एम्प्लॉय डायरेक्टर या एमपी है वो उनको अट्रैक्ट करे, मोटिवेट करे और उनको रिटेन करे आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप होना चाहिए, कहाँ से, आपके परफॉर्मेंस से, उसके जो पेमेंट उसको मिल रहा है रेम्यूनरेशन। आप परफॉर्मेंस लो कर रहे हो, आपको हाईली पेड रखा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस का बेंचमार्क होना चाहिए, उसको हिट करो तो आपको अपना रेम्यूनरेशन मिलेगा अच्छा। सेकंड चीज क्या बोला है कि सिर्फ फिक्स रेम्यूनरेशन मत दो, देयर इज अ बैलेंस ऑफ फिक्स प्लस इंसेंटिव, ठीक है। हाँ, अब एनआरसी कमिटी आपने जो पॉलिसी बनाई आपने अपने वेबसाइट पे डालना ही है ना, और साथ ही साथ में आपके बोर्ड रिपोर्ट में इसके साइलेंट फीचर, कोई चेंजेस हो गए पॉलिसी में वो, और वेब एड्रेस का लिंक डाल दो। सर एनआरसी कमेटी हर किसी कंपनी को बनाना नहीं, जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया था, मतलब सर लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड मोर, टर्नओवर 100 करोड़ एंड मोर, एग्रीगेट बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही आपको क्या बनाना पड़ेगा, एनआरसी कमेटी बनानी पड़ेगी। और इसके अंदर कम से कम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और आधे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का चेयरपर्सन बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है, वो मेंबर बन सकता है, चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग कौन सी कमेटी के बारे में, सेक्शन नंबर 178 सबसेक्शन 5, 6, 7, 8 जो है वो बात करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अगर आपकी कंपनी के अंदर पिछले साल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1000 से ज़्यादा सिक्योरिटी होल्डर मतलब मानो 500 मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, 200 मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डर, 300 मेरे पास डिबेंचर होल्डर है, तो ऐसे केस में दिस इज जस्ट 1000 सिक्योरिटी होल्डर। अगर एक भी मेंबर एडिशनल आ जाता है तो इट एक्सीड कितना 1000, और वो आता है और उसके बाद में इमीडिएट छोड़ के भी चल जाता है, फर्क नहीं पड़ता एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे साल की बात नहीं की है। तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी एसआरसी कमेटी के लॉ की रिक्वायरमेंट है कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। सर एक पर्सन से भी काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
इसके अलावा अदर मेंबर को ऐड करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, इनका काम क्या है कि जो सिक्योरिटी होल्डर की ग्रीवेंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको रिजॉल्व करो। और आपको एक ड्यूटी दिया है कि हर जनरल मीटिंग को अटेंड करो। क्यों? क्योंकि जनरल मीटिंग चाहे एजीएम हो, ईजीएम हो, कोई ना कोई मेंबर तो आएगा, सिक्योरिटी होल्डर तो आएगा, तो वहाँ पर चले जाओ और उनके बाद में वहाँ पर उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो रिजॉल्व करो। कौन करेगा? द चेयरपर्सन ऑफ एसआरसी कमेटी यू मस्ट अटेंड व्हाट? जनरल मीटिंग। बट अगर चेयरपर्सन का अब्सेंस है, वो नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो आपके कोई दूसरा मेंबर एसआरसी कमेटी का चल जाओ और अटेंड कर लो। लास्ट में अगर आप कॉन्ट्रावेंस करते हो, किसी ग्रीवेंस को सॉल्व नहीं करते हो, तो फिर कंपनी आपको पेनल्टी लगेगा 5 लाख रुपए का। साथ ही साथ में जागो ग्राहक जागो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए का। मानो कोई ग्रीवेंस के लिए आपके पास आया, लेकिन जेन्युइन रीजन है, आप उसके ग्रीवेंस को सॉल्व नहीं कर पाते, उसके पीछे एक जेन्युइन स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, तो ऐसे केस में देन यू आर नॉट कॉन्ट्रा, आपने सेक्शन 178 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, आपको पनिशमेंट नहीं होगी। हियर वी आर डन विद सेक्शन नंबर 178 थोरोली, ठीक है जी।